हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट अप्रोचेस टू IHRM पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे अप्रोचेस टू इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। यानी इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस को अडेप्ट किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। ग्लोबल कंपनी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर मैनेजमेंट अप्रोच एंड कॉर्पोरेट फिलॉसफी। कि एक ग्लोबल कंपनी को उसकी मैनेजमेंट अप्रोच और कॉर्पोरेट फिलॉसफी के बिहाव पे 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, एथनोसेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। यह वह ग्लोबल कंपनी होती है जो कि एथनोसेंट्रिक अप्रोच पर बेस्ड होती है। दूसरा है पॉलीसेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। यह वह कंपनी होती है जो कि पॉलीसेंट्रिक अप्रोच पर बेस्ड होती है। और तीसरा रीजियोसेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। यह वह ग्लोबल कंपनी होती है जो कि रीजियोसेंट्रिक अप्रोच को अडेप्ट करती है। और चौथा है जियोसेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जियोसेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करती है। इस तरीके से यह क्लियर हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने के लिए 4 अप्रोचेस को अडेप्ट किया जाता है: एथनोसेंट्रिक अप्रोच, पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, रीजियोसेंट्रिक अप्रोच एंड जियोसेंट्रिक अप्रोच। अब हम इन पर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि हम यह समझ सकें कि ये अप्रोचेस क्या होती हैं और किस तरीके से यह वर्क करती हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम एथनोसेंट्रिक अप्रोच या एथनोसेंट्रिक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। इट इज़ अ कल्चरल एटीट्यूड मार्क्ड बाय द टेंडेंसी टू रिगार्ड वंस ऑन कल्चर एज सुपीरियर टू अदर्स। यानी यह इस तरीके की कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है जो यह मानता है कि यही ऑर्गेनाइजेशन और इसी देश की संस्कृति अन्य देश की संस्कृति की तुलना में सर्वोत्तम है, बेस्ट है। तो इस तरीके से यह अपने देश को और अपने देश के नागरिकों को श्रेष्ठ मानती है अन्य देश के और अन्य देश के नागरिकों की तुलना में। एथनोसेंट्रिक कॉर्पोरेशंस बिलीव दैट होम कंट्री नेशनल्स आर मोर इंटेलिजेंट, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी दैन फॉरेन नेशनल्स। और इसी को मानते हुए ये सारे जो प्रबंध से संबंधित कार्य हैं, सभी डिसीजन मेकिंग पोस्ट के ऊपर, इम्पॉर्टेंट की पोस्ट के ऊपर ये पेरेंट कंपनी नेशनल्स को ही अपॉइंट करती है। इसलिए यह अवधारणा यह मानती है कि मूल राष्ट्र के व्यक्ति अन्य राष्ट्र के व्यक्तियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान, विश्वसनीय और उपयोगी हैं, और इसलिए ये सारे महत्वपूर्ण पद अपने देश के नागरिकों को ही हैंडओवर करते हैं। इस विचारधारा के क्या कमियां हैं उसकी बात कर लेते हैं। इसमें नंबर 1 है कि लिमिट्स द प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़। कि यह पदोन्नति की जो संभावनाएं हैं उसको सीमित कर देता है। अन्य देश जहां MNC स्थापित है, कर्मचारियों को प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जिससे उनमें कार्य को छोड़ के जाने की टेंडेंसी हो सकती है। टेक्स लॉन्ग टाइम इन एडेप्शन ऑफ एक्सपेक्टेरियट मैनेजर्स। कि जो एक्सपेक्टेरियट मैनेजर होते हैं उनको दूसरे देशों में एडजस्ट होने में, उनकी कल्चर को अडेप्ट करने में, समझने में एंड अकॉर्डिंगली एक्शन करने में टाइम लगता है। तीसरी बात है कि कॉम्पनसेशन इशू आते हैं। कॉम्पनसेशन इशू इसलिए आते हैं कि ये जो एथनोसेंट्रिक कंपनी होती है उनका यह मानना होता है कि उनके देश के नागरिक और उनकी कंपनी ही बेस्ट है, और इसी तरीके से ये HCN यानी होस्ट कंपनी नेशनल की जो सैलरी पैकेजेस हैं उनको कंपैरेटिवली कम रखती है, और अपने देश के नागरिकों को जो है इनके कंपनसेशन पैकेजेस हायर रहते हैं। तो इस तरीके से कंपनसेशन के इश्यूज आते हैं। When PCN and HCN compensation packages are compared, the often considerable income gap in favor of PCN is viewed by HCN as unjustified, जो कि न्याय संगत नहीं है। एक्सपेट्रिएट सेंसिटिविटी इशू भी आते हैं कि यहाँ पे जो पेरेंट कंपनी नेशनल से जो एक्सपेट्रिएट्स होते हैं, जो जाके विदेशों में कंपनियों का मैनेजमेंट देखते हैं, उनके लिए कार्य का मतलब होता है कि हमेशा एक नई अपॉर्चुनिटी मिलना और एक अच्छा स्टेटस मिलना, एक इंटरनेशनल पोजीशन मिलना। इसी तरीके से वह अपने कार्य को देखते हैं। तो जब अपने बारे में वो इतना सेंटर्ड हो जाते हैं तो वह दूसरे देशों के जो स्टाफ है, जो सब्सिडरी कंपनी में वर्किंग है, उनके लिए किसी तरीके का कंसर्न नहीं रखते हैं। तो यह एक सेंसिटिविटी इशू इसमें होता है। अब बात कर रहे हैं हम पॉलीसेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन की। कि पॉलीसेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन वह ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि एथनोसेंट्रिक अप्रोच के से अलग है। जिस तरीके से एथनोसेंट्रिक अप्रोच में यह माना जाता था कि जो है उसी देश के नागरिक बेस्ट होते हैं और वह ही अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसके विपरीत पॉलीसेंट्रिक अप्रोच ऐसा मान के चलती है
कि जिस देश में कंपनी स्थापित है वहाँ का मैनेजमेंट उसी देश के लोगों को अगर दिया जाए तो वह ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि वह उस देश के व्यक्तियों के द्वारा देश की संस्कृति को समझना कंपैरेटिवली इजी है, बल्कि ये कहना चाहिए कि वो ज़्यादा आसानी से मैनेजमेंट वहाँ पे कर सकते हैं। तो इस अवधारणा में मूल राष्ट्र जहाँ की एमएनसी है के व्यक्ति एमएनसी के जो है हेडक्वार्टर में इम्पॉर्टेंट पोस्ट को मैनेज करते हैं, जबकि जो सब्सिडरी कंपनी है जो कि एचसीएन है या होस्ट कंट्री नेशनल है, वहाँ का राष्ट्र जहाँ पे कि एमएनसी स्थापित है वहाँ का जो प्रबंध है वो उस देश के व्यक्ति देखते हैं, क्योंकि इसका यह मानना होता है दिस मोटो इज़ व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू, व्हेन यू आर एल्सवेयर लिव्स एज दे लिव एल्सवेयर. So, polycentric staffing requires host country nationals to be hired to manage subsidiaries while parent country national occupy key position at corporate headquarters. तो इस तरीके से यहाँ पे प्रबंध व्यवस्था ऐसे चलती है कि जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे पेरेंट कंपनी नेशंस होते हैं, और जो जहाँ पर कि व्यवसाय स्थापित है सब्सिडरीज है वहाँ पे होस्ट कंट्री नेशनल व्यवसाय का प्रबंध करते हैं. इसके एडवांटेजेस ये रहते हैं कि लैंग्वेज की इश्यूज़ नहीं आते, क्योंकि जो सब्सिडरीज हैं वहाँ का मैनेजमेंट उसी देश के ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू किया जाता है, या जो पोस्ट दी जाती है वो उन्हीं को दी जाती है, तो इस तरीके से लैंग्वेज के इशू नहीं आते हैं. और सिमिलरली इट एलिमिनेट्स एक्सपेंसिव ट्रेनिंग पीरियड्स, कि इससे जो है ट्रेनिंग इश्यूज़ भी नहीं आते हैं, या कम समय की ट्रेनिंग से भी काम इफ़ेक्टिवली किया जा सकता है. तो इस तरीके से प्रशिक्षण की समस्या भी यहाँ पे नहीं आती. तीसरा है इट एलिमिनेट्स क्रॉस कल्चरल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजर, क्योंकि स्थानीय व्यक्तियों को ही प्रबंध का कार्य दिया जाता है तो क्रॉस कल्चरल एडजस्टमेंट के इशू भी नहीं आते, और लोकल लोगों के द्वारा प्रबंध कराने के कारण, एम्प्लॉयमेंट देने के कारण टैलेंटेड व्यक्तियों को इजीली अट्रैक्ट किया जा सकता है, और राजनीतिक मुद्दों को भी आसानी से हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि वहीं के लोग प्रबंध देख रहे हैं तो जिस भी तरीके की राजनीतिक समस्याएं आएंगी उनको भी वो इजीली हैंडल कर सकेंगे, क्योंकि वो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, तो इजीली वो उस चीज़ को समझ सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं. टर्नओवर प्रॉब्लम कैन बी अवॉइडेड, चूँकि लोकल लोगों को ही अपॉइंट किया जाता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो इस तरीके से वो वहाँ पे एक स्टेबिलिटी बनी रहती है, वह उस कंपनी में बने रहना चाहते हैं, तो एक स्टेबिलिटी आती है और टर्नओवर प्रॉब्लम नहीं आती है. ऐसा नहीं है कि पॉलीसेंट्रिक अप्रोच में सारे बेनिफिट्स ही हैं या एडवांटेजेस ही हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं. प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन इश्यूज रहते हैं इसमें. ब्रिजिंग द गैप बिटवीन HCN सब्सिडरी मैनेजर्स एंड PCN मैनेजर्स एट हेडक्वार्टर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, स्पेशली विद रिगार्ड to language barriers, conflicting national loyalties and differences emanating from personal values, attitudes to businesses and so on. This may result in a MNC becoming a federation of independent national units with weak linkage to the corporate headquarters. यानी कोऑर्डिनेशंस के इश्यूज इसमें देखने को मिलेंगे, वह इसलिए मिलेंगे क्योंकि जो मुख्य कार्यालय है वहाँ पर तो पेरेंट कंपनी नेशनल्स का स्टाफ अपॉइंटेड है, और HCN में HCN ही अपॉइंटेड है, तो इस तरीके से इनके बीच में राष्ट्र भावनाएं और मूल्यों की समस्याएं आ सकती हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन के इश्यूज रहते हैं. लैक ऑफ एक्सपोजर टू PCN मैनेजर, क्योंकि पेरेंट कंपनी नेशनल्स अपॉइंटेड होते हैं और होस्ट कंट्री में होस्ट कंट्री नेशनल्स अपॉइंटेड होते हैं, तो दोनों के बीच में एक ये इशू रहता है कि जो पेरेंट कंपनी के नेशनल्स हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर नहीं मिलता है. इसी तरीके से जो होस्ट कंट्री नेशनल्स हैं उनको भी अपने होस्ट कंट्री में ही प्रमोशन अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो यह एक समस्या इनके सामने रहती है, या ये इस विचारधारा की एक सीमा मानी जा सकती है. अब बात कर रहे हैं हम रीजियोसेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन की, कि रीजियोसेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जो कि रीजनली ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. अ कॉर्पोरेशन इम्प्लीमेंट्स अ रीजनल स्ट्रेटजी व्हेन सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय शेयरिंग फंक्शंस अक्रॉस रीजन्स. यानी इसमें जो प्रबंध का कार्य किया जाता है वह रीजन बेस पे किया जाता है. दीज आर रीजनली ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन. यह अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंध की वह धारणा या पद्धति है जिसमें मानव संसाधन
संसाधनों के प्रबंध को क्षेत्रीय आधारों पर बांट दिया जाता है। जैसे एक ग्लोबल कंपनी एशिया, अमेरिका, यूरोप आदि क्षेत्रों में कार्यरत है, तब इन क्षेत्रों का प्रबंध उस क्षेत्र के प्रबंधकों को सौंप दिया जाता है और वही उस क्षेत्र की योजनाएं, स्थानीय शोध और विकास, चयन और प्रशिक्षण, नवाचार, नकद प्रबंध, ब्रांड नीति, पूंजी खर्च आदि से संबंधित कार्य करते हैं। जबकि मुख्यालय यानी कि पेरेंट कंट्री के बिजनेस के जो फील्ड है उसका जो मैनेजमेंट है वो विभिन्न देशों का विश्लेषण करना, शोध करना और विदेशी विनिमय करना और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, उच्च प्रबंधकों का चुनाव करना, तकनीक हस्तांतरण करना, ये सारे कार्य करने का काम इनका रहता है। अगर इसके लाभों की बात करें तो कहेंगे कि इट अलाउज इंटरेक्शन, कि यह क्षेत्रीय मुख्यालयों पर सहायक कंपनियों से स्थानांतरित किए गए प्रबंधकों और क्षेत्रीय मुख्यालयों पर ही कार्यरत मूल देश के प्रबंधकों के बीच में इंटरैक्शन और कोऑर्डिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी अवधारणा होती है। और इसी के साथ में यह कि यह एक बैलेंस्ड एक दूसरी बात यह कि सेंसिटिविटी टू लोकल कंडीशंस की जो रीजनल बेस पे जो ऑफिस होता है उसमें रीजनल नेशनल्स को अपॉइंट किया जाता है, तो उसके लिए लोकल कंडीशंस के लिए एक सेंसिटिविटी रखी जाती है। स्थानीय सहायक कंपनियों में HCN को ही स्टाफ नियुक्त करने की छूट रहती है, इससे स्थानीय लोगों का सहयोग मिलता है। बैलेंस्ड वे होता है, यह एथनोसेंट्रिक व पॉलीसेंट्रिक विचार का जियोसेंट्रिक विचार की ओर एक सहज विकास क्रम होता है, तो इसलिए इसको बैलेंस्ड वे कहा जा सकता है। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं कि इसमें इट कैन बी प्रोड्यूस फेडरलिज्म, कि इसमें क्षेत्रीय स्तर पर संघ बन सकता है जिससे अंतर्राष्ट्रीयता की विशेषता खत्म हो सकती है। करियर इश्यूज आते हैं, क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत स्टाफ उसी क्षेत्र में मूव कर सकता है, शायद ही वह कभी पेरेंट कंपनी नेशनल में हेडक्वार्टर पे काम करने की उसको अपॉर्चुनिटी मिले, तो इस तरीके से इसमें करियर इश्यूज होते हैं। अब बात कर रहे हैं हम जियोसेंट्रिक अप्रोच की। जियोसेंट्रिज्म assumes that management candidates must be searched on a global basis without favoring anyone, कि इसमें यह माना जाता है कि जो भी अपॉर्चुनिटी दी जाए वह किसी स्थान विशेष या देश विशेष के आधार पर ना दी जाकर टैलेंट पर बेस्ड होनी चाहिए, जो कि एक स्वतंत्र रूप से किसी भी स्थान पर हो सकते हैं। तो इस तरीके से इस विचारधारा में यह माना जाता है कि टैलेंट के आधार पर नियुक्तियां की जानी चाहिए। इस विचारधारा के एडवांटेजेस की बात करें तो ये कहेंगे कि कैन डेवलप एन इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव टीम, की इससे जो है मल्टीनेशनल फॉर्म एक एग्जीक्यूटिव टीम बना सकती है। इट एनेबल्स अ मल्टीनेशनल फॉर्म टू डेवलप एन इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव टीम विच असिस्ट इन डेवलपिंग अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव एंड एन इंटरनल पूल ऑफ लेबर फॉर डिप्लॉयमेंट थ्रू आउट द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा है ओवरकम द फेडरेशन ड्रॉबैक्स, की इससे जो है फेडरेशन के ड्रॉबैक्स से छूटा जा सकता है, यह संघवाद के दोषों से मुक्त होता है। सपोर्ट्स कॉपरेशंस, इट सपोर्ट्स कॉपरेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग अक्रॉस यूनिट्स, की चूँकि इसमें इंटरनेशनल लेवल पे टैलेंटेड लोगों की टीम होती है, तो इस तरीके से रिसोर्सेज को शेयर भी इजीली किया जा सकता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात हम कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। HCN और PCN में भाषा और नेशनलिटी और वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स के संबंध में बहुत सारे मतभेद रहते हैं और कोऑर्डिनेशन की समस्या रहती है। हॉस्ट गवर्नमेंट प्रेशर रहता है, जो गवर्नमेंट होती है वह अपने नेशनल्स को रोज़गार उपलब्ध कराने के पक्ष में जो है इंटरवेंशन करती है। तीसरा ये कि एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन होता है, यानी अनेक देश की सरकारें अन्य देश के व्यक्तियों की MNCs में नियुक्ति के संबंध में अनेक प्रकार के कागजी औपचारिकताओं को जरूरी मानती है, जो कि समय और धन की दृष्टि से खर्चीले होते हैं। एक्सपेंसिव रिगार्डिंग ट्रेनिंग एंड रीलोकेशन कॉस्ट, और इस तरीके से अलग अलग देशों से टैलेंट को अपॉइंट करना अपने आप में एक समय लेने वाला और काफ़ी खर्चीला काम होता है। लैक ऑफ एक्सपोजर होता है। लैक ऑफ एक्सपोजर का मतलब ये हुआ कि सभी लोगों को सभी स्थानों पर मूवमेंट की अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं मिलती है, तो इसमें लैक ऑफ एक्सपोजर एक समस्या रहती है। रिक्वायर्ड लॉन्गर लीड टाइम एंड मोर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, एक ये समस्या रहती है इसमें कि जो है लॉन्गर लीड टाइम रिक्वायर्ड होता है और सेंट्रलाइज कंट्रोल की समस्या रहती है, क्योंकि टैलेंटेड व्यक्ति कहीं से भी लिए जा सकते हैं, तो उनको नेतृत्व करने में काफ़ी समय लग सकता है, समझने में समय लग सकता है। इसके बाद में एज कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं
कि एथनोसेंट्रिक अप्रोच हो या पॉलीसेंट्रिक अप्रोच हो या फिर रीजियोसेंट्रिक अप्रोच हो या जियोसेंट्रिक अप्रोच हो, इनमें से किस अप्रोच को अडेप्ट किया जाए यह उस कंपनी की मैनेजमेंट फ़िलासफ़ी पर डिपेंड करेगा, प्रबंधकों के दृष्टिकोण पर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से एज कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट फिलॉसफी टुवर्ड्स स्टाफिंग इज़ बेस्ड ऑन टॉप मैनेजमेंट एटीट्यूड्स। अ मल्टीनेशनल कैन परस्यू वन ऑफ द सेवरल अप्रोचेस टू इंटरनेशनल स्टाफिंग। इनमें से किसी भी को भी अपनाया जा सकता है, जो भी कंपनी के अपने अप्रोच हो। जिस तरीके से अभी हमने जियोसेंट्रिक अप्रोच के बारे में बात की कि इसके अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे डिसएडवांटेज में हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन की कमी, गवर्नमेंट प्रेशर, एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपेंसिव रिगार्डिंग ट्रेनिंग कॉस्ट होती है, लैक ऑफ एक्सपोजर टू इंटरनेशनल असाइनमेंट अमंग PCN मैनेजर्स एट हेडक्वार्टर एंड लैक ऑफ करियर मोबिलिटी अमंग HCN managers due to their stagnation in subsidiaries will ultimately affect the strategic decision making capabilities of both the groups of managers, thereby affecting the firms and the quality of their business decisions and their resources allocations। तो इस तरीके से हर एक अप्रोच के अपने प्लस और माइनस है। तो ये डिपेंड करेगा कि मैनेजमेंट किसको उपयुक्त समझता है, या उसकी अपनी फ़िलॉसफी पे डिपेंड करता है। दैट्स इट, थैंक यू।